नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नोमा डिजीज़ के बारे में, जिसको अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ NTD में शामिल किया है। तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, 15 दिसंबर 2023 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। UN के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सारों के हेडक्वार्टर्स को हमने एक अलग वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में नोमा डिजीज़ को, जो कि एक गैंग्रेनस डिजीज़ है माउथ और फेस की, उसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया है निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ की लिस्ट में, NTDs की लिस्ट में। इसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कैंक्रम ऑरिस और गैंग्रेनस स्टोमेटाइटिस। इसका मोर्टालिटी रेट काफ़ी हाई है, यानी जब भी किसी पेशेंट को ये बीमारी होती है तो उसका जो मरने की जो दर है, मृत्यु दर है, वो काफ़ी हाई है। कितनी हाई है? 90%। यानी जब भी ये बीमारी होती है तो उसमें से 90% चांसेस क्या हैं कि व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। इतना ज़्यादा हाई मोर्टालिटी रेट है इसका, अप्रॉक्सीमेटली 90%। लेकिन ऑब्वियसली अगर इसको समय रहते ट्रीट नहीं किया गया तो। अब इसका पीछे का कारण क्या है? देखिए, बहुत ज़्यादा गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, देन माल न्यूट्रिशन और पुअर सैनिटेशन, ये सब चीज़ें जहाँ पे होती हैं वहाँ पे इस बीमारी का होने का खतरा ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा गरीब लोगों में माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन की कमी। NCERT बायोलॉजी में 2 बीमारियाँ आती हैं रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन, मैरस्मस और क्वाशियोरकर। इन दोनों का आपने ध्यान रखना है। सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए मैरस्मस बीमारी जो है ये किससे रिलेटेड है? माल न्यूट्रिशन से। पूछा जा सकता है बताइए क्वाशियोरकर किससे रिलेटेड है? माल न्यूट्रिशन से। और इसके साथ आता है पुअर सैनिटेशन। जहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं इस बीमारी के। छोटी उम्र के बच्चों को ज़्यादा कर ये बीमारी होती है, 2 से 6 साल के बच्चों को। और जो गरीब कम्युनिटीज़ हैं, जो बेचारे बहुत ही गरीब घरों में पैदा होते हैं, उनके 2 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं वहाँ पे इस बीमारी के होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो देखिए, वीकेंड इम्यून सिस्टम। अगर किसी का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है तो ये बीमारी हो सकती है। पुअर ओरल हाइजीन मतलब जैसे अगर कोई अच्छे से ब्रश ना करे, मुंह साफ ना करे, तो पुअर ओरल हाइजीन अगर किसी का है वहाँ पे बीमारी हो सकती है। किसी को अगर कोई इन्फेक्शन है तो ये बीमारी हो सकती है। माल न्यूट्रिशन हमने पहले भी देखा। और एक्सट्रीम पॉवर्टी, अगर बहुत गरीबी है तो यहाँ पे बीमारी हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब गरीबी है तो अच्छे से वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी, अच्छे से हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे, अच्छे से पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से फिर वो बीमारी हो सकती है। ये जो शब्द है नोमा, ये ग्रीक वर्ड से आया है, नोम। नोम का मतलब होता है टू डिवोर। डिवोर का मतलब होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और आप फटाफट खाना खाते हैं तो उसको हम डिवोर कहते हैं। तो डिवोर से आया है नोम, नोम से आया है नोमा। तो ये इसके डिस्ट्रक्टिव नेचर बताता है कि जैसे आपको भूख लगी है तो आप बहुत जल्दी खाना खाते हैं, वैसे ही जब ये बीमारी होती है तो ये बहुत जल्दी इंसान के शरीर को खाती है। तो इसलिए इसका नाम ग्रीक भाषा के नोम से आया है, जिसका मतलब होता है डिवोर। और ये जो शब्द है ये इसकी डिस्ट्रक्टिव नेचर को बताता है। अब देखिए, WHO के पास कोई रिलीवेंट एस्टीमेट इस पॉइंट ऑफ टाइम के नहीं है। इनके पास जो एस्टीमेट है वो 1998 के हैं, जहाँ पे 1,40,000 केस आ रहे थे हर साल और 7,70,000 केसेस की प्रिवलेंस यहाँ पे देखने को मिल रही थी। अब आप देख सकते हो कि ये 1998 के एस्टीमेट हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि WHO के पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस बीमारी से रिलेटेड कोई भी रिलायबल नंबर्स नहीं हैं। ये जो डिजीज़ है ये मार्जिनलाइज बच्चों को, जो गरीब कम्युनिटीज़ के होते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं बच्चे, उन्हें ये अफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा। यही एक कारण है कि ये निगलेक्टेड है नेचर में, ये हिडन रह जाती है, इसका अच्छे से पता नहीं चल पाता है। यहाँ पर सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की कमी है, इफ़ेक्टिव ड्रग्स इन बच्चों तक नहीं मिल पाते हैं क्योंकि एक्सट्रीम पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। अर्ली डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है और फिर समय पे क्योर करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पहले ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वहाँ पर भी काफ़ी कॉमन थी, लेकिन अभी वहाँ पे ये डिसअपीयर हो चुकी है ड्यू टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस। वहाँ पे लोगों के पास पैसा आएगा तो फिर अच्छे हॉस्पिटल्स में जाया जा सकता है, दवाइयाँ ली जा सकती हैं, ड्रग्स लिए जा सकते हैं और उससे फिर जो बीमारी है उसको ठीक किया जा सकता है। तो इसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी ये डिसअपीयर हो चुकी है। लेकिन कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो अभी भी काफ़ी गरीब हैं, वहाँ पर अभी भी ये बीमारी प्रेवलेंट है। सिम्टम्स और कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो देखिए, ये जो बीमारी है इसमें सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन में अल्सर होने लगते हैं और ये अल्सर जो हैं ये मीजल्स की शेप ले लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैसिव, काफ़ी बड़ी, फेस के कुछ पोर्शंस में नेक्रोसिस होने लगती है, वहाँ पे कलर की जो डीप पिगमेंटेशन है वो होने लगती है। उसके बाद फिर फेशियल डिसफिगरमेंट होने लगती है, जो फेस है
वो डिसफिगर होने लगता है, थोड़ा अजीब सा होने लगता है। जॉ मसल स्पैज़्म यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओरल इनकंटिनेंस देखने को मिलती है। स्पीच प्रॉब्लम्स, बोलने में प्रॉब्लम आने लगती है, खाने पीने में प्रॉब्लम आने लगती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू होती हैं। स्टार्टिंग इसकी अल्सर से होती है। अगर हम ट्रीटमेंट और इरेडिकेशन की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे हाई मोर्टेलिटी रेट है, तो ये बताता है कि इसकी जो अर्ली डिटेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समय रहते अगर इसको डिटेक्ट कर लिया जाए और अगर इसको ट्रीट कर लिया जाए तो फिर यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम हो जाएगा, काफ़ी लोगों को हम बचा सकते हैं। बेसिक हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स, न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशंस, ये सब चीज़ें जो हैं ये इस बीमारी का जो स्प्रेड है उसको सिग्निफिकेंटली स्लो कर सकती हैं, इसके स्प्रेड को ये रोक सकती हैं। फिर इफ़ेक्टिव ड्रग्स और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स अगर टाइम रहते मिल जाएं तो भी इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी गरीबी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी में वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो अभी जब इसको WHO की निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ की लिस्ट में डाल दिया गया है तो उससे होगा क्या, उससे यहाँ पे ग्लोबल अवेयरनेस होगी, इसके रिलेटेड जो रिसर्च है उसको कैटलाइज किया जाएगा। फंडिंग, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, पैसा। एक्सट्रीम पॉवर्टी में यहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो इस बीमारी से रिलेटेड यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे इस बीमारी को डिटेक्ट किया जाए और लोगों को ठीक किया जाए तो उसके ऊपर यहाँ पे आप फंडिंग मिल सकती है और इस बीमारी को कंट्रोल करने के जो एफर्ट्स हैं उसको भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अब लोगों की नज़र में ये आ गया। पहले तो बहुत से लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा ये बीमारी भी होती है, मतलब मेरे को भी नहीं था पता कि ये बीमारी भी होती है, तो अभी पता चल रहा है, तो इससे क्या होगा, अवेयरनेस फैलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो WHO ने लिया है। इसकी वजह से अवेयरनेस फैलेगी, रिसर्च को कैटलाइज किया जाएगा और ज़्यादा फंडिंग आएगी और जो इस बीमारी को कंट्रोल करने के एफर्ट्स हैं उनमें भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक चैरिटी है जिसका नाम है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसने भी अभी एम्फेसाइज़ किया है कि इस बीमारी से रिलेटेड अटेंशन को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है और रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि नॉर्मा बीमारी जो है उसको टैकल किया जा सके, अर्ली उसको डिटेक्ट किया जा सके और फिर उसको ट्रीट किया जा सके, ताकि हम काफ़ी लोगों की जो बेचारे एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं उनकी मदद कर सकें और उनकी जान को बचा सकें। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी बाकी प्लेलिस्ट में वीडियोस देखकर आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। जीके करंट अफेयर्स और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।